हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर करंट कैरिंग वायर का एरिया इंक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग अनचेंज रहेगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा या फिर नन ऑफ दिस। तो अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चार टाइप के क्वेश्चन आपके एयरफोर्स और नेवी में बनते हैं। तो वो चारों टाइप मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वी वो क्या है, I/A/N/E। ठीक है, अब हमें याद ये रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल भी बन सकता है कि जो वी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो उस तार के एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे कहा जाए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगा और अगर एरिया घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एरिया में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, और अगर एरिया में वृद्धि हुई है तो फिर हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट एग्जामिनर करेगा तो ऐसे करेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले इनिशियली किसी वायर का वी था, ठीक है, अब क्या किया गया है, डायमीटर जो है वो dy4 हो जाए, ऐसे कहेगा। अगर डायमीटर dy4 हो जाए तो अब नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ऑप्शन होंगे 16 टाइम्स होगा या 64 टाइम्स होगा या 1/16 वी हो जाएगा, वी बटे, तो इस तरह से आएगा क्वेश्चन। तो हमने देख लिया कि जो है वी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। अब क्रॉस सेक्शन, अब तार है तो तार का क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया होगा क्या, πr²। अब r को हम d के टर्म्स में लिखेंगे तो पाई r को क्या लिख सकते हैं, रेडियस जो होती है डायमीटर का आधा होती है, तो dy2 का स्क्वायर। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो vd जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायमीटर के स्क्वायर के भी तो है। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि डायमीटर जो है वो dy4 हो गया तो फिर वो हमारा 16 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है तो dy4 है तो वो 16 टाइम्स vd हो जाएगा, इनिशियल का 16 गुना। अगर ये घटा है, dy4 का मतलब घटा है, तो वो बढ़ेगा, किस अनुपात में बढ़ेगा, स्क्वायर के, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा जहाँ पे अगर सवाल में ये जिक्र किया जाएगा कि अगर आपका वी का पोटेंशियल का जिक्र करा जाए और लेंथ आपकी कह दे कि ट्रिपल हो जाए, ठीक है, और कहे पोटेंशियल जो है वो हमारा कांस्टेंट रहे और उस वायर की लेंथ हमने ट्रिपल कर दी स्ट्रेच करके, तो कहेगा कि अब नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। तो ये एक दूसरा टाइप है। तो इसके लिए आप याद ये रखोगे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आप साथ ही में याद रख लो, अगर पोटेंशियल का और लेंथ का जिक्र हो तो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरी बात यहाँ से ये याद रखोगे, यानी कि अगर पोटेंशियल सेम रहे और लेंथ हमारी ट्रिपल करी जाएगी, ट्रिपल करी जाएगी तो ये क्या, ये बड़ी, ट्रिपल का मतलब बड़ी है, तो ये वी घटेगा इसी रेशियो में, यानी कि वी/3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। दूसरी बात ऐसे कहा जाएगा कि अगर ये विभवांतर जो है तार में अगर 3 गुना कर दिया जाए या 4 गुना कर दिया जाए तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितने गुना हो जाएगा, तो वो उसी रेशियो में बढ़ेगा। यानी कि अगर वी 3 टाइम्स हुआ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 3 टाइप कैसे बने, सबसे पहले तो डायमीटर या रेडियस का क्वेश्चन आएगा कि रेडियस डबल हो गई या डायमीटर ट्रिपल हो गया, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि वी अगर क्रॉस सेक्शन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसमें रेडियस का भी स्क्वायर आता है और डायमीटर का भी स्क्वायर आता है। तो एक तो टाइप यहाँ से, एक टाइप यहाँ से आएगा कि वी जो है वो हमारा वी और एल से क्वेश्चन आएगा लेंथ का। ठीक है, और अनुगमन वेग मैं आपको बता रहा हूँ, अनुगमन वेग हो गया, इसी से एसोसिएटेड कुछ टर्म्स हैं उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे आपका रिलैक्सेशन टाइम से क्वेश्चन बना था पिछली बार नेवी में, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब श्रांति काल पूछा गया था। एक धातु का तार है और उसका अगर जो है वो किससे, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं रिलैक्सेशन टाइम को, अगर वो टी था, अगर जो है टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो श्रांति काल पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑप्शन होगा अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कोलिशन होगा वो फास्ट, मतलब कोलिशन बढ़ जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, उनका कोलिशन का टाइम ही तो होता है। तो अगर वो टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने तो कोलिशन जो है वो फास्ट होने लगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो है वो घट गया, यानी कि बहुत क्विकली जो है कोलिशन हो रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम जो रहेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो घट जाएगा। ये बात मैं कर रहा हूँ मेटल के लिए, ठीक है, धातुओं के लिए। अगर बात इंसुलेटर की या फिर तुम्हारा सेमीकंडक्टर की होगी तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है टेम्परेचर पे, लेकिन वहाँ का क्वेश्चन बनेगा नहीं। इंडिपेंडेंट पूरा नहीं मैं बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट मतलब
फर्क पड़ता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल रहता है। लेकिन वो क्वेश्चन ये नहीं आएगा आपसे, आपसे मेटल का ही पूछा जाएगा, धातु का ही जो है। अगर आपसे कह दे कि जो अनुगमन वेग है उसका कोटि कितनी होती है, श्रांति काल की कोटि कितनी होती है, तो आप ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। आप कोशिश करो, मेरा वीडियो आए चाहे ना आए, प्लेलिस्ट से आप 2 वीडियो रोज़ देखने की कोशिश करो। छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं, आपको हर वो चीज़ जो आपको एयरफोर्स और नेवी पास कराने के लिए चाहिए वो मैं डिलीवर कर चुका हूँ, बस आप उसको ग्रैप्स करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव होगा जब समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल कम हो जाए। देखो, ऐसे प्रभाव अफेक्टिंग जो फैक्टर होते हैं, जैसे पिछले में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अफेक्टिंग फैक्टर था एरिया, सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी में पूछे जाते हैं। जैसे एरिया और उस पर कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू, जो कैपेसिटेंस होती है समांतर प्लेट की धारिता, वो क्या होती है, K A एप्सिलॉन नॉट बटे D। अब आपको मैं बताऊं क्वेश्चन क्या क्या यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, आपके फॉर्मूले क्लियर हैं तो एयरफोर्स का पेपर आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई करोगे, थोड़ा बहुत अगर बेसिक चीज़ आपकी क्लियर है। जैसे जो संधारित्र की धारिता है वो एरिया के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर एरिया कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगा, और अगर एरिया बढ़ता तो कैपेसिटेंस भी बढ़ता। क्वेश्चन ये आ चुका है कि अगर प्लेट के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्लेट के बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ये बीच की दूरी प्लेटों की घटेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो यानी कि अगर ये आधी करी जाएगी तो ये दोगुनी हो जाएगी धारिता। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो प्लेट की दूरी, हाँ ऐसे भी आएगा कि परावैद्युतांक रख दें तो फिर क्या हो जाएगा, तो वो के गुना, यानी कि जो है वो के टाइम्स हो जाएगा अगर के परावैद्युतांक, क्योंकि इसके डायरेक्टली आपको प्रोपोर्शनल दिख रहा है डाइलेक्ट्रिक के, तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं तो उस केस में भी जो है कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, और वो कितने टाइम्स। ठीक है, मान लो अब अगर बात करें यहाँ पे जो है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सपोज जो है आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आप याद रखना कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। देखो, छोटी छोटी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट मत किया करो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर। दूसरी बात, आप ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसका सेपरेट वैल्यू भी याद रखो, वैसे बहुत सारे बच्चों को याद होगा, मेरे साथ आप लोग भी रिपीट करते चलो। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरड प्रति मीटर। ठीक है, फैरड प्रति मीटर। अब अगर बात करें इसकी डायमेंशन भी पूछी जा सकती है, यानी कि जो कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होगा उसमें मीटर से डिवाइड कर दो तो हमारा वो हो जाएगा किसका, एप्सिलॉन नॉट का। अब बात करें कि गोलीय चालक जो अगर है, स्फेरिकल जो अगर वो है, तो उसकी धारिता का फॉर्मूला एक होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखना। गोलीय चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है, अगर त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाएगी तो धारिता 2 गुनी हो जाएगी, त्रिज्या अगर आधी कर दी जाएगी तो धारिता जो है वो भी आधी हो जाएगी। प्रेरकत्व और धारिता यानी कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो उसका स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो उसका वैल्यू जो है वो किसका डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल आएगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आता है एलसी, तो बच्चों ने याद कर लिया है कि एलसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी के इक्वल। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है कि लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है, बच्चों को एलसी नहीं देगा लेकिन प्रेरकत्व और धारिता के गुणनफल के वर्गमूल, बात यही लिखी हुई है, तो क्वेश्चन का ये भी एक वेरिएशन है। तो यहाँ पे हम केवल ये नहीं है कि हमने बता दिया कि एलसी, आपको देखो प्रेरकत्व का तो हमने उस दिन याद करवाया था अपने, क्या होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2। ठीक है, आज आपको कैपेसिटेंस का भी याद कर लेना है मेरे साथ। डायमेंशनल फॉर्मूला जो है कैपेसिटेंस का क्या है, m-1, ठीक है, l-2 t की 4 और a स्क्वायर, यानी कि 1 2 फिर 1 2 फिर इधर 2 4 और शुरुआत पे 2 पे नेगेटिव, जो है ये होता है कैपेसिटेंस का। याद करने का हर व्यक्ति का अलग तरीका हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने जब l का याद कराया था तो ऐसे याद करवा दिया था, l/r जो है वो t के इक्वल है, यानी कि l का याद करने के लिए r में हम t का गुणा कर देंगे, केवल यही तो था सिस्टम। अब यहाँ से अगर इन दोनों का हम आपको प्रैक्टिकल बता दें कि एलसी जो है अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आप करके देख लेना, जो है वो टी के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि m-1 है और m+1 है, ये तो खत्म हो गया आपस में। ठीक है, हमारा a-2 है और a+2 है, खत्म हो गया आपस में, हो रहा है खत्म। अब देखो l-2 है l+2 है, खत्म हो रहा है।
अब देखो t-2 है और t+4 है, यानी कि ओवरऑल जो है t² बचेगा और उसका वर्गमूल लेंगे तो वो t आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये याद रख लेना है कि कैपेसिटेंस का देखो कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला याद करने से ये एक प्रॉफिट हो जाएगा कि आपसे अगर एप्सिलॉन नॉट का पूछा जाएगा परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, तो फैराड प्रति मीटर, यानी कि इसमें बस मीटर से डिवाइड कर देंगे L से और हमारा जो है इसका निकल आएगा एप्सिलॉन नॉट का। सिमिलरली जैसे हमने आपको बताया था मैग्नेटिक परमिटिविटी का क्या था, हमारा था मैग्नेटिक परमिटिविटी का था जो है हेनरी प्रति मीटर, यानी कि इस वाले में केवल हमें मीटर से डिवाइड करना था और वो निकल आया था किसका, हेनरी। इस इंडक्टेंस का ये हेनरी लिखा हुआ है प्रेरकत्व का, बस इसमें मीटर से डिवाइड करके ही तो हम मैग्नेटिक परमिटिविटी। सोर्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कार्नो इंजन की एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जो एफिशिएंसी नीटा होती है होता है 1 - T2/T1। T2 है सिंक का टेम्परेचर और T1 है सोर्स का टेम्परेचर। तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि T1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये बढ़ा है तो वो घट जाएगा, जो कि गलत होगा। आपको बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है। मैं अगर कहूँ मेरे पास 20 एप्पल हैं और वो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो ईच को कितने मिलेंगे, 5-5। अब मैं कहूँ मेरे पास 20 एप्पल हैं और 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो प्रत्येक को कितना मिलेंगे, 2-2। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता है, हर बढ़ता है, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो घट जाती है। यानी कि अगर इस पूरे हम बात करें T2/T1 की, ये पूरा रेशियो क्योंकि ये बढ़ रहा है डिनोमिनेटर के बढ़ने के कारण, ये पूरा जो T2 और T1 का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, वो घटेगा। और घटेगा तो फिर ये पूरी चीज़, क्योंकि जो एफिशिएंसी है वो 1 - ये पूरा, और ये वाला मान अगर घट रहा है तो ये पूरा मान बढ़ रहा होगा, यानी कि जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल सोचना था, वैसे अगर जनरल आप सोचोगे तो गलत कर सकते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा, ना कि डिक्रीज़, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 100% जो है दक्षता, यानी कि 100% एफिशिएंट कार्नो इंजन के लिए सोर्स का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, या पूछ सकता है सिंक का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो बस इसी से कर लेंगे 1 - T2/T1। जब इस सवाल में हम जो T2 और T1 के वैल्यूज़ रखते हैं वो केल्विन में होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपसे कहे कि 100% एफिशिएंट कार्नो इंजन है, तो 100% का मतलब है ये इधर एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, तो 1 - T2/T1। तो यहाँ पे अगर सोर्स का पूछा जाए, ऊपर जो है वो सिंक का है, तो सिंक का हो जाएगा 0 केल्विन। क्या हो जाएगा, 0 केल्विन, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 - 0 मतलब 1 बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि 0 केल्विन जो है वो मान होना चाहिए किसका, सिंक का। और अगर सोर्स का पूछा जाए तो सोर्स का है वो अनंत होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे कहा जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू अगर अनंत है तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, और पूरी चीज़ 0 का मतलब उधर 1 बचा और हमें 1 ही लाना था। यानी कि 2 क्वेश्चन आपने ये अपने नोटबुक में लिख लिए कि अगर 100% एफिशिएंट कार्नो इंजन चाहिए तो उसके लिए जो है सोर्स का टेम्परेचर है वो होना चाहिए इनफाइनाइट, और सिंक का टेम्परेचर जो है सिंक का वो होना चाहिए 0 केल्विन, या आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी ऑप्शन में होगा, 0 केल्विन लगाना है, या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड लगाना है। और अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जहां पे आप मॉक टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हो। और मेरा रेफरल कोड है अनु50, इसको अप्लाई कर दोगे तो आपको 50% यानी कि 150 रुपये की छूट मिल जाएगी, और कुछ 149 में वो अफोर्डेबल प्राइस में जो है नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ, क्योंकि इससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। जहाँ से भी लगाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाओ, सारे प्लेटफॉर्म अच्छे होते हैं, लेकिन अगर परीक्षा पे लगाओ तो मेरा रेफरल है अनु50।